बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पाकिस्तान में उनका गैर मकबूल होना। वो कोई भी चीज कर लें, उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा। वो हुकूमत को कामयाब भी नहीं बना पा रहे। अगर बैन अल-अक़वामी सतह पर आवाजें उठ जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम जालिमाना तौर पर मुसल्लत किया गया है उसका इख्तिताम किया जाए, तो फिर आसिम मुनीर साहब और इनके सारे हवारी हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के खिलाफ डट कर खड़े रहना है या इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कुचलना है, तो आलमी सतह पे उन्हें तमाम आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ताकतवरों की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क वाली तो बात दिखाई नहीं देती, जैसी जूते पॉलिश की पॉलिसी रखी है हमारे वजीर आजम ने। मैं तो हैरान हो गया था देख के। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की। देखें, कल उन्हें मार पड़ी है वहां पे, उनकी बहनें गिर गई। उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई। वहां नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई करते रहे वहां पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मर्तबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं। आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया, और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना, और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जुल्म के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले हारने वाले ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी, और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते, और अगर घुसेंगे तो किस किस के घर में घुसेंगे? फर्ज करें एक घर से एक पतंग उड़ी हुई है, PTI का झंडा उस पर बना हुआ है, पुलिस अंदर आ जाती है तो वो तोड़ के फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे? आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा जब बसंत आएगी। मेरा नादरीन थोड़ा गला खराब है। ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा है। सुहेल अफरीदी उसका मोमेंटम बनाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबिलाइजेशन को चैनलाइज किया जाए, हर गली मोहल्ले में बाकायदा मेंबर्स को बताया जाए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और लिस्टें बने, चीजें बने, जिस तरीके से आगे चलना है वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा सुहेल अफरीदी का, क्योंकि पिछली मरतबा तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी कि 4-5 नौजवान, सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान और शफीउल्लाह जान, ये गाड़ी पे खड़े हैं, तो वो बहुत वायरल हो गया था। तो इस मरतबा क्या किया गया कि गाड़ी के ऊपर और लोग भी चढ़ गए। गाड़ी पे हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब है, गाड़ी पे खैबर पख्तूनख्वा से जो असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सवाती साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनके अलावा जुनेद अकबर साहब भी इसी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। तो गाड़ी के ऊपर लोगों की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। अब ये एहतजाजी तहरीक को किस नहज तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर
जो अंदर काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान जहां ग्रास रूट लेवल तक जाके टच करते हैं, वो कहां तक पहुंचा मामला, और वो जो प्लानिंग है वो कहां तक पहुंची, वहां पे अभी कोई ऐसी इतला नहीं है। दूसरा नाज़रीन, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं, वो बेचारे सिंध के दौरे पे हैं। वहां पे सिंध हुकूमत ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी, यानी वो एक मरतबा फिर जैसे पंजाब करता है हुकूमत, ये नून लीग वाले जो करते हैं वही पीपल्स पार्टी वाले भी अब कर रहे हैं। रुकावटें डाल दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, क्रैकडाउन कर दिया, तो सिंध में भी हुकूमत वही गंद मार रही है। हमने कुछ विजुअल देखे, यहाँ पे लोग कश्तियों के अंदर बैठ बैठ के अब इलाके क्रॉस कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी इंटीरियर सिंध में हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। हैदराबाद से उनके रास्ते बंद किए गए थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे लेकर लोग निकले हुए हैं सिंध में एक मरतबा फिर। तो एक मोमेंटम तो चल रहा है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो कर सकती है वो करती चली जा रही है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तरजीहात है वो आप ये देखें कि ईमान मजारी को और हादी अली चट्टा को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहां पे वकील गए इनकी अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि जनाब कोई गुंजाइश निकालें, हम उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं, तो इसकी तो इजाजत दें कि ये दोनों वकला साहिबान अपने आप को खुद सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, नहीं इनको पकड़ के लाओ। मेरी हमारे सहाफी हैं नादिर बलोच साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ईमान मजारी वाकई बीमार है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी से घबरा नहीं रही। वो ये कह रही हैं ठीक है अगर गिरफ्तारी करना है तो ये हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की दरखास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि घसीट के ही गिरफ्तार किया जाए। साहब बहादुर का हुक्म जो आ गया तो ठीक है कर ले आप, आपने इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मारंग बलोच जो पाकिस्तान की बेटी है वो इस वक्त जेल में है। यास्मीन राशिद साहिबा इस उम्र में नवाज शरीफ को शिकस्त देने के बावजूद जेल में है। सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनें, कसूर क्या उनका, वो सवाल उठाती हैं, वो दोनों भी जेल में है, आप उनको नहीं तोड़ पाए। इमरान खान की अहलिया जेल में है, तो अब आप ईमान मजारी को पकड़ के आप क्या निकाल लेंगे? आप ईमान मजारी को जब अंदर करेंगे ना, गिरफ्तार करेंगे, तो जिस कद के साथ आप गिरफ्तार करेंगे ये ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा, जब ये पाकिस्तान की बेटी बाहर आएगी ना तो इसका कद 4 गुना बड़ा होगा कम से कम। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, फिर जो मर्जी आप करते रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर लगातार जो पाकिस्तानियों के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से जो टेक्सटाइल का शोबा है, ये सिर्फ मैं फैसलाबाद की आपको बात बता रहा हूं, यहां पे 2 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। और ये बात किसका? पाकिस्तान का वो मीडिया कर रहा है जो सरकारी मीडिया है, यानी जो वुजरा के अपने चैनल हैं वो बता रहे हैं कि जनाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की तबाह हो गई। अब मोहसिन नकवी के और अलीम खान के, सबसे पहले पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब के केसेस आज लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन केसेस से उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब के कम से कम अस्पताल आने का रास्ता खुल सकता है, या कम से कम उनकी फैमिली के साथ मुलाकात या कोई चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इंटरनेशनल दबाव तो पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर मईशत खड़ी हो नहीं पा रही, पैसा बना नहीं पा रहे, कोई बाहर से सरमायाकारी आ नहीं रही, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात आपको पता है, और अभी जो एक सिनेरियो बना खलीजी ममालिक में, जब ये बहरान खत्म होगा तो इसके बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो यही होनी चाहिए कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ये पाकिस्तान से नाराज ना हो। पाकिस्तान को अगर इतना ही मिल जाए ना कि ये सारे ममालिक जो बड़े और तगड़े ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, ये पाकिस्तान से नाराज ना हो, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान किसी एक तरफ भी फिलहाल खड़ा नहीं हो रहा। अब इमरान खान साहब के जो 2 मुकदमात हैं वो आज के दिन में लगे हुए हैं। एक जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब हैं और दूसरा एक डिविजनल बेंच है जिसके अंदर केसेस लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा खान ने अदालत में दरखास्त की हुई है कि इमरान खान साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना, इलाज और डॉक्टरों के विजिट्स, यानी इन सारे मामलात के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि इमरान खान साहब को सहूलत फराहम की जाए जो उनका हक है। और साथ में उन्होंने बताया जो सूरत हाल है, अब शफा इंटरनेशनल
अस्पताल में वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि जहां पे करवाया जा रहा है पिम्स में, वहां पे इसकी स्पेशलिटी है नहीं और वहां पे वो सहूलतें नहीं है। फिर खून के टेस्ट की रिपोर्टें वो मांग रही हैं कि वो भी फराहम की जाए। तो ये तो पहली दरखास्त है जो इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से है। दूसरी जो है वो सरफराज डोगर, जिन जज साहब को लाया गया लाहौर से, पता नहीं 15वें नंबर से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाकर इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को दबाकर रखना था, उनके केसेस में उनको अंदर रखना था, और ये काम डोगर साहब बखूबी कर रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आजम खान साहब हैं दूसरे मुकदमे में। ये अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की दरखास्त जमानत जो है इसके ऊपर समात होगी। और तोशाखाना 2 केस जो है उसके अंदर भी दरखास्त गई हुई है, लेकिन अभी तक एतराजात में रखी गई है, वो मुकर्रर नहीं की गई। तो आप सारी सूरत हाल समझते हैं कि पाकिस्तान में तब तक कुछ भी नहीं होगा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, जब तक कि अवाम खड़ी होकर कंट्रोल अपने हाथ में ना ले, या एक शदीद तरीन अंदरूनी और बैरूनी दबाव ना बन जाए, या फिर आसिम मुनीर साहब जो है, क्योंकि उनका डर तो दूर हो ही नहीं रहा, उन्होंने इस्तिस्ना तक ले लिया, ताउमर वो जो है ताहयात वो बन गए फील्ड मार्शल, इस्तिस्ना भी ताहयात ले लिया। अजीबोगरीबी काम किया उन्होंने। कोई आर्मी चीफ आज तक इतना डरा हुआ नहीं था कि अब नौकरी खत्म होने के बाद कहीं मेरे ऊपर मुकदमे बन जाएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो आसिम मुनीर साहब के साथ ये प्रॉब्लम तो है। अब आ जाए नाजरीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ से। अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की, 2 घंटे से ज्यादा की ये ब्रीफिंग थी, और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल गए, बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीजें तो नहीं बताई, जहां पे ये अंडर ओथ होते हैं, जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीजें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए, और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूं जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सर पांव के एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के ना इसको कोई सारा ना कोई पांव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकें, क्योंकि उनका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है, और हम किसी भी हथियार के जरिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम जमीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पे अपनी फौज जब तक हम ना उतारें। और ये ज्यादा तबाहकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फौजें भेजने जा रहा है जो बहुत खतरनाक है, यानी इन्होंने भी वही बात की है कि ये फौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर, उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूं, ईरान का ज्यादातर एटमी प्रोग्राम जेरे जमीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इनको भी ये जमीनी हमले की बात बताएगी। ये जो सेनेटर बाहर आए इन्होंने बताया जी कि अब अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। तो क्या वाकई जमीनी हमला हो सकता है? ईरान के सामने जब ये सवाल आता है तो ईरान की जो फौज है उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इसराइली और अमेरिकी फौजी हमारी सरजमीन पे हैं, जरा जमीन पे इनके साथ आमने सामने मुकाबला हो। बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं हम ताबूतों के अंदर लाशें भेजना चाहते हैं इनके फौजियों की, डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कत्लेआम किया जाता है। तो ईरान तो तैयारी करके बैठा हुआ है कि आ जाओ जमीन पे। देखिए ईरान का पूरा मुल्क ही अब एक फौज बन गया है, वो 9 करोड़ लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने जो शहादत है उसको चूज किया था कि ठीक है यार मैं अपने मुल्क के लिए जिया हूं और अब मेरी मौत भी मेरे मुल्क के काम आएगी, वो शहीद हो गए। ये उनके पास चॉइस थी, उन्होंने शहादत को गले लगाया, वो पूरा मुल्क जो है वो जंग के अंदर उतर गया। और अब ईरान वैसा नहीं है जैसा आज से कुछ अर्सा पहले वहां मुजाहरे हो रहे थे, चीजें हो रही थी। ईरानियों को इकट्ठा कर दिया अमेरिका और इसराइल के हमले ने, हत्ता कि जो अरब ममालिक के अंदर या कुछ और ममालिक के अंदर ईरानियों को लेकर एक शिया सुन्नी का भी एक डिवाइड था, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
اس کا فائدہ ہوا ایران کو، بہت فائدہ ہوا۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ زمینی فوج، تو زمین پہ کیا یہ فوج بھیج سکتے ہیں؟ مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دے یا کوئی ایک ڈراما کریٹ کر دے، جیسے ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ایسے عجیب سے علاقے کے اندر امریکی فوجیں اترے، اسرائیلی کمانڈو اترے اور اتر کے وہ کوئی کاروائی ڈال کے واپس چڑھ کے نکل جائے، کوئی ویڈیو شیڈیو بن جائے اور بعد میں امریکہ رولا ڈال دے جی ہم نے تو ان کے ہتھیار تباہ کر دیے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہاں پہ ایرانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہیں گے ان کے آنے پہ، وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹ رکھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اس کو زمین کے بہت سینکڑوں فٹ نیچے لے کر چلے گئے، اگر زمین کے اندر بلکہ ہزاروں فٹ وہ نیچے لے کر چلے گئے زمین میں، اپنے اساسوں کو، اپنے میزائلوں کو، اپنے ڈرونز کو اور اپنے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے تھے، اگر وہ زمین کے نیچے لے گئے، انہوں نے بموں سے بچا لیا، تو کیا وہ انسانوں سے نہیں بچائیں گے؟ انہوں نے وہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے، ایک ڈراما کریٹ کیا جا سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ کیا ایران اب ایٹمی دھماکہ کرے گا؟ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران کو جس قسم کی لڑائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل یا امریکہ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے کی جرت نہ کرتے۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے ایٹم بم کا، تو جس طرح کے ان کے میزائلز ہیں اور جس طرح انہوں نے ڈیسیو کر دیا ہے ریڈارز کو یا اس سارے سسٹم کو جو امریکہ نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں، تو اس کے بعد یہ ڈر جاتے اور یہ کبھی بھی اٹیک نہ کرتے۔ تو ایران اب بڑا سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرے گا۔ کچھ سورسز یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران اس حوالے سے کوئی سرپرائز دے سکتا ہے۔ بہرحال جب وہ ہوگا تب اس کے اوپر بات کریں گے۔ ٹام ہاک میزائل، ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے جو سب سے بڑی چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہے معصوم بچیوں کا قتل۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے، دنیا کے ہر انسان کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے۔ میں یہاں پہ کہیں گیا ہوا تھا، مجھے 2-3 انگریز ملے، یہاں برطانیہ کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بچیوں کا ذکر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور ان میں ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سٹیورٹ نام تھا اس کا بندے کا، مجھے یاد ہے۔ وہ جب میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ معصوم بچیاں، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا ان کی ایج کیا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ 7 سال سے 12 سال تک کی تھی۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں اتنی چھوٹی بچی ہے۔ تو اس کے میں نے دیکھا اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو پوری دنیا کو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہاں پہ 168 معصوم بچیوں کا قتل عام ہوا۔ اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بچنے کے لیے یہ معاملہ قتل عام کا ڈال دیا ایران کے اوپر، اور جب میڈیا نے پوچھا جی وہاں پہ تو ٹام ہاک میزائل گرا، تو ٹرمپ نے کہا جی وہ تو ایران کے پاس بھی ہے۔ تو میں نے ذرا اس کے اوپر تھوڑا چیک کیا کہ یہ ٹام ہاک میزائل کس کے پاس ہے۔ ایک تو سینیٹر چک شومر جو ہے امریکہ میں، انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے، ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل نہیں ہے۔ یہ ٹام ہاک میزائل ہے کیا؟ یہ کروز میزائل ہے ناظرین، لانگ رینج ہے، یہ 2500 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے، 1500 کلومیٹر سے لے کر، اور یہ جیٹ پاور ہے، بہت زبردست اس کے اندر پاور ہے، بہت سپیڈ ہے اس کی۔ سائز اس کا اتنا بڑا نہیں ہوتا، 20 فٹ کا یہ میزائل ہے، 300 پاؤنڈ تک یہ اپنے ساتھ وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے، اور یہ بحری جہازوں سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ رفتار بہت اچھی ہے، ایکوریسی بہت اچھی ہے، پھر یہ زیادہ بلندی پہ نہیں جاتا۔ جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، آ کر لگتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتا۔ یہ میزائل جو ہے یہ زمین سے کچھ زیادہ اونچا نہیں جاتا، اور یہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ یہ اس حوالے سے بڑا شاندار ہے، ریڈار کے اندر بھی بہت کام آتا ہے، قابو نہیں آتا۔ یہ نواز شریف، آپ کو یاد ہے ایک دن نواز شریف برطانیہ میں جب تھے، علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پاکستانی حکومت پہ، فوج پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹام ہاک میزائل آ کے جو بلوچستان میں گرے تھے، جو 2 نہیں چلے تھے، ان کو قابو کر لیا گیا تھا جب افغانستان پہ امریکہ بمباری کر رہا تھا۔ تو بعد میں ریورس انجینئرنگ کی گئی اور ٹام ہاک میزائل ٹائپ کے پاکستان نے کروز میزائل بنا لیے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، چائنا نے بڑی مدد کی تھی، امریکہ کے کچھ ڈرون سے یہاں پہ پاکستان میں گر گئے تھے، کچھ میزائلز بھی گر گئے تھے جو چلے نہیں تھے، تو اس کو فوری طور پہ پاکستانیوں نے کنٹرول کر لیا تھا، اور بعد میں چائنا کی مدد سے ان کی ریورس انجینئرنگ کی گئی تھی، تو پاکستان نے کچھ ہتھیار بنا لیے تھے۔ ایران کے پاس ٹام ہاک نہیں ہے، یہ دنیا میں جن ملکوں کے پاس ہے اس میں امریکہ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، آسٹریلیا کے پاس ہے، ابھی جاپان کو لگا کر دیا جا رہا ہے کیونکہ چائنا سے اور
شمالی کوریا سے ان کو خطرہ رہتا ہے، لہذا وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال شمالی کوریا نے بھی ایک کروز میزائل کا بڑا کامیاب تجربہ کر لیا ایک دن پہلے، وہ اپنی تیاریاں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کے تو ہتھیار ہی بہت زیادہ ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اس معاملے میں۔ امریکہ نے کتنے ہتھیار پھونک دیے اور کتنے ہتھیار چلا دیے، اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں جو انٹرنیشنلی مختلف نیوز ایجنسیز نے دی ہے کہ ایران جنگ کے صرف 2 دنوں میں امریکہ نے $5.5 ارب سے زائد کے ہتھیار استعمال کیے۔ آپ سوچیں کتنی تباہی انہوں نے پھیلائی ہے۔ $5.5 ارب سے زائد کے ہتھیار امریکہ نے صرف 2 دن میں چلائے۔ کتنا بارود پھینکا انہوں نے ایران کے اوپر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس وقت ایران نے 36ویں لہر جو ہے میزائلوں کی وہ بھیجی ہے اسرائیل میں، یعنی 1 2 3 4 کر کے اب 36 تک پہنچ گیا ایران۔ یہ 36ویں لہر گئی ہے اور اسرائیل کے اندر بہت تباہی ہے۔ اسرائیل کی صورتحال کے اوپر بی بی سی نے ایک رپورٹنگ کی ہے، یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رپورٹنگ بی بی سی کی۔ یہ تل ابیب سے بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہو کا عالم ہے، خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر، بہت خراب حالات ہیں۔ جزوی طور پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اسرائیل میں، دکانیں اور کاروبار بند ہے اسرائیل میں، اور یہ صورتحال عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سائرن بھی اب پراپر کام نہیں کر رہے، میزائل آتے ہیں تو سائرن کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضا میں مناظر کہ جو میزائل اب ایران کی جانب سے آتا ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام پراپر کام نہیں کر رہا۔ اب اسرائیل کی فضا ایسا لگتا ہے کہ ایرانی میزائلوں کے لیے کھلی ہے، ان کے ڈرونز کے لیے کھلی ہے، اس طرح کا دفاع نہیں ہے جیسا آئرن ڈوم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا۔ اب یہ تو بی بی سی کا آپ کو بتایا کہ اسرائیل میں کیا صورتحال ہے۔ ذرا دیکھیں سی این این کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے ایران کے بارے میں۔ ایران میں جو صورتحال ہے اس کو سی این این نے رپورٹ کیا کہ وہاں کاروباری زندگی معمول کے مطابق ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر کھانے کھا رہے ہیں اور سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، چہل پہل چل رہی ہے۔ دیکھیں ایران کیسا ہے اور اسرائیل کیسا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، حالانکہ وہاں پہ بنکرز بھی نہیں ہے۔ تو یہ 9 کروڑ لوگوں کو کھڑا کر دیا خامنئی نے، اور یہ اب لڑائی ایسا لگتا ہے لمبی لڑنے کے لیے یہ قوم بھی تیار ہے، ان کی فوج بھی تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو 25-30 سال سے اس لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک اور خبر آئی ہے اور خبر یہ کہہ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں، آبنائے ہرمز جہاں پہ ایران نے رستہ بند کیا ہوا ہے اور دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے نہیں گزر پا رہی ہیں، اس کی وجہ سے پرائس اوپر جانے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ امریکہ نے کچھ اقدامات اٹھائے، اب قیمت نیچے تو آئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں، جیسے اوپر گئی تھی ویسے ہی نیچے بھی آ گئی۔ پاکستان کی حکومت جس نے راتوں رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کے لیے بڑھا دی تھی، 55 روپے، کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بھئی جیسے آپ نے بڑھائی تھی اب آپ کم بھی کر دیں ویسے ہی، لیکن ڈٹائی اور بے شرمی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور ان سے بڑے بے شرم وہ ہیں جنہوں نے لا کر ان کو یہاں پہ انسٹال کر دیا، اندرونی اور بیرونی سہولت کار سارے کے سارے۔ تو لا کر جنہوں نے انہیں بٹھایا نہ انہیں شرم آتی ہے، نہ یہ جو آگے ہیں نہ انہیں شرم آتی ہے، اور عوام جو ہے وہ ان کو شرم دلا نہیں رہی۔ جس دن عوام نکلے گی تو ان کو شرم آئے گی۔ بہرحال اب آبنائے ہرمز کو باقاعدہ بند کرنے کے لیے ایران نے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں پانی کے اندر۔ یہ پانی میں نا فلوٹ کرتے ہوئے بم ہوتے ہیں، ان کو یہ مختلف جگہ پہ بچھا دیا جاتا ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ایران کے پاس اپنے ہیں۔ اب یہ پانی میں جب اس کو بچھا دیں گے تو کوئی بھی جہاز ان سے ٹکرائے گا تو یہ اس کی طرف جائیں گے، اس کے ساتھ لگیں گے تو وہ جہاز تباہ ہو جائے گا، اور جس جہاز پہ تیل ہوتا ہے وہ تو بہت تیزی سے چلتا ہے، بہت جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، اور بہت تھوڑی جگہ اس نے ایسی چھوڑی جہاں سے وہ جس کو چاہے گا اس کو گزار دے گا۔ تو ابھی تک ایران نے چائنا کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے بحری جہاز یہاں سے گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھانے کی جو کوشش کر رہی ہیں ایرانی کشتیاں، ان میں سے 10 کشتیوں کو ہم نے ڈبو دیا ہے۔ ویسے بھی ٹرمپ نے گیم چوک کے رکھی ہوئی ہے، ایک کامیابی ملتی ہے تو اس کو 10 سے ضرب کر کے بتاتا ہے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں بھی وہ 1 2 3 4 5 7 کرتے کرتے کتنے ہی جہاز بڑھا دیے، 6 جہازوں سے شروع ہوا، 11 جہازوں تک ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ گیا۔ وہ تو شکر ہے نریندر مودی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا، ورنہ یہ 1100 جہاز بھی ہو جانے تھے، انڈیا کے سارے جہاز ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات کے اندر تباہ کر دینے تھے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے۔
नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजाज़त मिलने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद पेश की है और उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि शहबाज शरीफ की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया इस वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर, और ये जनाब पाकिस्तान से आई खबर। यह है कि शहबाज शरीफ को इजाजत अमेरिका ने खुद दी है और पाकिस्तान को यह लगता है, यानी हैरत थी कि ये इनको इजाजत कैसे मिल गई। तो मामला सीधा सा है और साफ सा है कि अमेरिका बैकडोर चैनल को जिंदा रखना चाहता है। उसे अपने कुछ ऐसे इंतहाई वफादार लोग चाहिए जो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो, और जिस वक्त मुज़ाकरात करने हो उस वक्त मुज़ाकरात किए जा सकें और उस वक्त वो लोग काम आ सकें। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली, लेकिन इस इजाज़त मिलने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने ना तो इतनी सारी बच्चियों के कत्लेआम का तस्करा किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की मजम्मत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आज भी अपनी उस बात पे कायम है, अपनी पूरी फैमिली समेत। मरियम नवाज ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन का जो नोबेल इनाम है ना, वो बड़ा अच्छा काम हमने किया, वो हम दिलवाएंगे। तो वो आज भी उसी बात के ऊपर उसी तरह कायम है। नाज़रीन, एक और खबर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का क्योंकि तस्करा हो रहा है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। लड़ाई के बीच में आप किसी से पैसे मांग लेना तो बड़ा मायूब लगता है, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि जी हमें पहले पैसे दें आप। वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जो पैसे मांगे हैं उसके हवाले से हबीब अकरम साहब ने एक दो और लोग हैं, उन्होंने भी ये दावा किया। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटाइज किया गया है वहां जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें। इसको जरा समझें आप टेक्निकली। उसका मतलब ये उनके कहने का कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो वहां कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके पैसे सऊदी अरब के बैंकों में होते हैं। तो जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैशना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, यानी $5 अरब का आप तेल दे दें और $5 अरब आप हमारे डिपॉजिट कर दें, और इसके बदले में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास जमानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं, और वो मुझे कहे जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूंगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पर रख लें या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पर रख लें, अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार लीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया है, इसको सिक्योरिटाइज किया है। ये नाज़रीन हरकतें हैं इनकी, यानी और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनकम दाव पे लगा दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।